ईरानी और यूनानी दोनों अटैक के प्रभाव क्या हुए, ये भी हमने लास्ट क्लास में लिख लिए थे। तो हम एक बार समरी अगर ले लें तो कुल मिला के कहानी ये थी कि एंसेंट टाइम में ये वाला जो रीजन था, ये रीजन किसका है? मगध का, है ना। और हालांकि ये इतिहास बदल सकता था अगर ब्यास नदी ने योगदान ना दिया होता तो, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, सिकंदर की जो सेना थी, उसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और सिकंदर जो था वो भारत से क्या हो गया, वापस चला गया। सिकंदर भारत में कुल कितने महीने रुका? 19 महीने। ठीक है ना, ये अलग से लिख लीजिएगा नोट करके, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सिकंदर भारत में कुल कितने महीने था? 19 महीने, है ना। और बाकी सिकंदर वाली कहानी जो थी वो हम लास्ट क्लास में पूरी कर चुके। कुल कितने महीने रुके भाई साहब ये? 19 महीने, है ना। 19 महीने के हिसाब किताब तो कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, बट ठीक है। चलिए आज जो कहानी है उसमें हम डिस्कस करते हैं। आज की कहानी में हम बात सबसे पहले किसके बारे में कर रहे हैं? मौर्य वंश के बारे में, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा मौर्य डायनेस्टी के पहले हमने किसके बारे में बात करी है? नंद वंश के बारे में। नंद वंश से पहले हमने नागवंश, और उसके पहले हमने किसके बारे में बात करी है? हर्यक वंश के बारे में। और अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो हमने बात करी है बृहद्रथ वंश के बारे में, है ना। तो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, नागवंश, नंद वंश और कौन सा? मौर्य वंश। तो अगर मान लीजिए ओवरऑल देखा जाए और मान लीजिए ऐसा पूछा जाए कि मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया, यह किस क्रम का वंश था, या क्रम के हिसाब से अगर इसे अरेंज किया जाए, और अगर हम उसमें बृहद्रथ वंश को भी ऐड कर ले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। मगध पर शासन करने वाले 5वें नंबर की डायनेस्टीज थी। मौर्य वंश के बारे में डिस्कशन रहेगा हमारा। देखो भाई, मौर्य वंश से पहले जो एकदम बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पहले उन्हें देख लेते हैं, फिर हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, है ना। मौर्य वंश से बनने वाले जो बेसिक क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन तो यही है कि मगध पर मौर्य वंश का शासन किस वंश के बाद हुआ? एकदम क्लियर रखिएगा, इसका शासन किसके बाद से चालू हुआ है? नंद वंश के बाद चालू हुआ है। नंद वंश के बाद कौन सा आया है? मौर्य वंश। मगध पर मौर्य वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा ये 322 बीसी से लेकर और 185 बीसी तक, ये नोट कर लो। 322 से 185 बीसी तक मौर्य वंश का शासन रहा है। 322 बीसी से लेकर और 185 बीसी तक इनका शासन रहा है। अगर आप टोटल निकालेंगे तो ये लगभग 137 के आसपास जाएगा, देख लीजिएगा फिर भी। ये टोटल टाइमिंग रही है मौर्य वंश की कहाँ? मगध पर। कभी कभार पूछ लिया था, देखो जरा निकालो कितने वर्ष का शासन रहा है। देखो देखो चेक करो, मैथ वाले कुछ होंगे ना आप में से, रामानुजाचार्य टाइप से लोग। हाँ। 322 से 185 कितने साल हुए? 137 साल। कंफर्म कि 132 साल? 137 साल। तो कहीं मैंने देखा था क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन भी था उस पे कि मौर्य वंश का शासन मगध की गद्दी पर कुल कितने वर्षों का रहा। ठीक है ना। वैसे अगर आपको ये याद है तो गलत तो नहीं हो, 322 से 185 घटा के आप उसे जोड़ सकते हो, लेकिन ठीक है एक लाइन वो भी लिख लो। मौर्य वंश का शासन मगध की गद्दी में कुल कितने वर्षों का रहा? कितना लिख ले भाई? 137, 137, 137, 137, याद रखना इस। ठीक, ये शायद संविदा में पूछा गया था क्वेश्चन, या संविदा वर्ग एक में पता नहीं कहाँ आया था।
लेकिन एक बार मैंने पेपर में फेस किया था क्योंकि 137 ईयर, याद रखिएगा, ये मौर्य वंश का क्या रहा है इसमें शासन। अब जरा सोच के देखो, किसी एक डायनेस्टी ने किसी एक भूभाग पर 137 वर्षों का शासन अगर किया है, तो मान लेते हैं कि 137 वर्षों में जो आखिरी के 37 साल रहे होंगे वो डिक्लाइन मूड के रहे होंगे। मतलब वहां हो सकता है उस वंश ने उतना ज्यादा विकास ना किया हो, लेकिन किसी भी जगह पर अगर 100 सालों का भी इतिहास किसी का रहता है, तो भाई एक दो पीढ़ी तक शासन माना जा सकता है। और 100 वर्षों तक का शासन रहने का मतलब वहां लोगों को आदत लग जाती है उस चीज की। और मौर्य वंश के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि इसके पहले की जितनी भी डायनेस्टीज थी, उन्हें हम सब नॉर्मली वंश कहते हैं, जैसे नाग वंश या नंद वंश। लेकिन जब मौर्यों की बात आती है तो मौर्यों के लिए वंश के ज्यादा साम्राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य था एक। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बहुत छोटे से हिस्से पे नहीं था, लगभग पूरे के पूरे भारत में, आज जिसे हम जनरली अखंड भारत बोल देते हैं कि आने वाले समय में भारत अखंड भारत का सपना देख रहा है, तो जो अखंड भारत की बातें हम करते हैं, उस पूरे भूभाग पर किसका शासन देखने को मिलेगा? मौर्यों का शासन। तो इतिहास में इस डायनेस्टी की एक बड़ी भूमिका रही है। और चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये कुछ बातें हैं मौर्य वंश के बारे में, एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है मौर्य वंश से, एक बार वो लिख लो। मौर्य डायनेस्टी से क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहला होगा मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे? सोर्स के बारे में, कि मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती कहां से, और सोर्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चन मिले। तो देखो, मौर्य वंश की जानकारी के अगर हम स्रोत की बात करें, तो जनरली इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, दो तरीके होते हैं। कि एक तो या तो हम किसकी बात करें, साहित्य की, कि या तो हमें इस समय का कोई लिटरेचर, कोई किताब ऐसी मिल जाए जिसके बारे में मौर्य वंश के बारे में लिखा हो। तो पहला स्रोत कौन सा रहेगा? साहित्यिक स्रोत, इसे हम लिटरेचर सोर्स कहते हैं, ठीक ना। और दूसरा कौन सा होता है? पुरातात्विक। दूसरे नंबर में कौन सा आएगा? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स से है। इस समय की कोई मंदिर, इस समय की कोई गुफा, इस समय कोई अभिलेख, या इस समय कुछ भी अगर ऐसा बनवाया गया हो जिसकी जानकारी हम आज ले सकते हो, तो उसे हम साहित्यिक स्रोत में ना रख के हम किस में रखेंगे? पुरातात्विक स्रोत में रखेंगे। और देखो, इतिहास को जानने के दो ही तरीके हैं, कि या तो हम उस समय का क्या जान लें, साहित्य, या तो हम उस समय की कोई ऐसी बात जाने जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत आएगी। तो देखो, जब हम मौर्य वंश के साहित्यिक और पुरातात्विक की बात करते हैं, तो अच्छी बात यह कि मौर्य वंश के बारे में हमें दोनों टाइप की जानकारी है। मौर्य वंश के हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी अच्छे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि साहित्यिक स्रोतों में देसी और विदेशी दोनों तरह के साहित्य मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि मौर्य वंश की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें से बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं जो लोकल लोगों ने लिखे हैं, और बहुत सारे स्रोत ऐसे भी मिलेंगे जो विदेशी इतिहासकारों ने भी लिखे हैं। मगर हाँ, ये बात अलग है कि दोनों इतिहासकारों में या दोनों साहित्यों में थोड़ा सा विवाद भी है, अभी हम देखेंगे। भाई, जैसे कि साहित्यिक स्रोतों में अगर देशी स्रोत की बात की जाए, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र है, वो मौर्य वंश के शासन प्रशासन को जानने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के माध्यम से हम मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी ले सकते हैं, और इसके बारे में हम बात करेंगे भी। अगर हम विदेशी स्रोतों में बात करें, तो यहाँ एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? इंडिका, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। अब मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है इंडिका, ये बात तो तय है कि मेगास्थनीज भारत के नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उससे जानकारी हमें किसकी मिलती है? मौर्य वंश की। तो भाई, वो मौर्य वंश की जानकारी का साहित्यिक स्रोत तो हुआ, लेकिन वो देसी इतिहासकारों के द्वारा नहीं, किसके द्वारा लिखा गया है? विदेशी इतिहासकारों के द्वारा। अब विदेशी इतिहासकारों ने जो कुछ देखा होगा, वही चीजें उन्होंने लिखी होगी। तो कुछ चीजें हमें कहां से पता चलेंगी? अर्थशास्त्र से। कुछ चीजें हमें कहां से पता चलेंगी? इंडिका से। फ्लो चार्ट बनाओ इसके जल्दी से। तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में आप बांट लीजिएगा, जिसमें देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। हमें बस दो ही पढ़ना है, और जानकारी के सोर्स और भी है हमारे पास, लेकिन ये दो मेन है, इनके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें पहली अर्थशास्त्र है, और
दूसरी जो है वो इंडिका है। एकदम क्लियर होना चाहिए। जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं? चाणक्य की। और जब हम इंडिका की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेगस्थनीज की। अर्थशास्त्र और इंडिका, हाँ, इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है, हम बीच में आएंगे, अर्थशास्त्र वर्सेस इंडिका। और कुछ चीजें हम ये काउंटर भी करेंगे कि अर्थशास्त्र कुछ मुकाबलों में इंडिका से ज्यादा बेटर है, और बहुत थोड़े से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें इंडिका में जानकारी हमें अर्थशास्त्र से ज्यादा मिलती है। लेकिन जब आप कंक्लूजन पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि अर्थशास्त्र जो है वो ज्यादा अच्छी जानकारी का सोर्स है, किसके मुकाबले में? इंडिका के मुकाबले में। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इंडिका में गलत फैक्ट दी हुई है। मतलब मेगास्थनीज को हम यहाँ गलत नहीं ठहरा रहे हैं, मेगास्थनीज ने जो देखा उसने वही लिखा है, लेकिन भारतीय समाज में ऐसी कोई अवधारणा उस समय थी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक मिनट के नोट के लिए बता रहा हूं। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, कि भारतीय समाज जो है, इंडिया की जो सोसाइटी है, कितने भागों में बटी हुई थी? 7 भागों में। जबकि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय समाज में चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 ही वर्ण होते थे, ठीक है ना? और वर्ण व्यवस्था के तौर पे चाणक्य का कुछ ज्यादा ही डेडिकेशन देखने को मिलता है। अब जैसे इन्होंने समाज को 7 भागों में बांटा है, इन्होंने समाज को 4 भागों में बांटा है, तो भाई हमारा जो ज्यादा लगाव है वो किधर की ओर होगा? चाणक्य की ओर, क्योंकि हमने बाकी किताबों में भी ये सुना है कि भारतीय समाजों में या भारतीय समाज में टोटल कितने वर्ग हुआ करते थे? 4। अब इन्होंने जो समाज बांटा है उसमें उन्होंने ग्रुप बताया है किसान। अब आप मुझे बताइए, क्या हमारे समाज में ऐसी कोई जाति या ऐसा कोई वर्ण बताया गया? क्या नहीं। भाई किसान तो खेती करने वालों के लिए बताया गया है, लेकिन इन्होंने समाज में एक ग्रुप ही किसका बना दिया है? किसानों का। तो कुछ चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में जितने अच्छे से लिखा गया है, पाटलिपुत्र के बारे में जितनी अच्छी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इंडिका से। उतनी अच्छी जानकारी हमें कहां से नहीं मिलती है? अर्थशास्त्र। लेकिन जितना अच्छा प्रशासन कहां समझाया गया है? अर्थशास्त्र में। उससे थोड़ा सा डल प्रशासन हमें कहां देखने को मिलेगा? इंडिका में। तो हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि भाई 2 किताबें हैं, 2 सोर्स हैं, कुछ चीजें एक किताब से अच्छी मिली हैं, कुछ चीजें दूसरी किताब से अच्छी मिली। क्लियर है? तो ये साहित्य है जिनके बारे में हम बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात की जाए तो इसमें हम केवल एक मुद्दे पे बात करेंगे, वैसे हैं तो बहुत सारे, और वो है अभिलेख। जो अभिलेख होंगे ये मौर्य वंश की जानकारी के काफी अच्छे स्रोत माने जाएंगे। और खासकर अभिलेखों में जो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं उसमें बहुत कुछ हमें ये समझ में आएगा कि सम्राट अशोक के समय की बातें साहित्य से ज्यादा हमें किससे समझ में आएंगी? अभिलेखों से समझ में आएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताइए, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत में हम किसे रख सकते हैं? चाणक्य की अर्थशास्त्र को और मेगास्थनीज की इंडिका को। क्लियर है? तो ये तो बात रहेगी स्रोत की, हम इसके बारे में करके बात करेंगे। स्रोत के बाद अगर हम देखें तो इसमें हम बात करेंगे मौर्य वंश के जो प्रमुख राजा हुए, मौर्य वंश के जो प्रमुख किंग हुए, उसमें से 3 के नाम बेसिक पढ़े जाते हैं, जिसमें पहला नाम कौन सा रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे नंबर में कौन रहेंगे? बिंदुसार। और तीसरे नंबर में कौन रहेंगे? सम्राट अशोक। हो सकता है आज की क्लास में हम अशोक के बारे में बात ना करें, हमारी आज की डिटेल कहां तक पहुंचे? बिंदुसार तक पहुंचे। लेकिन बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, इन सब के बारे में जानकारी हम कहीं ना कहीं प्राप्त कर लें। तो इन 3 राजाओं के बारे में बेसिक डिटेल बात होगी। उसके बाद हम प्रशासनिक, सैन्य, जो भी मौर्य वंश के बारे में बातें होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन किसके बारे में कर लेते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हेडिंग करिए, लिखना चालू करिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, पहले उसे देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो एकदम बेसिक है, मौर्य वंश का संस्थापक लिखो, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि भाई ये मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक।
ठीक। अब मौर्य वंश का संस्थापक ये कैसे बना वो हम आगे देखेंगे। मौर्य वंश का क्या था, ये संस्थापक था। मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने किसकी सहायता से करी थी? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की क्या डाली, नींव डाली। अब चाणक्य की सहायता कैसे मिली वो भी हम समझते हैं। तीसरे नंबर में हमें याद ये रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मदर थी जिनका नाम क्या था, मुरा। अब मुरा जो है, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि संस्कृत में मुरा को ही क्या बोलते हैं, मौर्य कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस डायनेस्टी की नींव रखी, जिसे हमने नाम क्या दिया है, मौर्य वंश नाम दिया है, ये वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य की कोई जाति नहीं है, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य का कोई धर्म है जिसके नाम पे वंश का नाम रखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई, मौर्य वंश, वो वास्तव में वो नाम उनकी मदर किसके नाम से आया था, मुरा के नाम से आया था, जिसके लिए संस्कृत में कौन सा शब्द यूज किया जाता है, मौर्य शब्द यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे कि भारत में जितनी भी डायनेस्टीज बनी हैं, कोई सी भी आप उठा लें, ज्यादातर उनके जाति के नाम या धर्म के नाम पे उन डायनेस्टीज का नाम रखा गया है। बहुत कम ऐसी डायनेस्टीज आपको भारत में मिलेंगी जहां माता जी के नाम पे, पिताजी के नाम पे कहीं ना कहीं डायनेस्टीज का नाम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इनकी मदर मुरा मौर्य के नाम से डायनेस्टी चली है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ बेसिक डिटेल की अगर मैं बात करूं तो देखो, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक इन्होंने शासन किया है। ये टाइमिंग लिख लीजिए आप, कब से कब तक इनका शासन माना जाता है। 322 बीसी से लेकर 298 बीसी के आसपास तक इनका शासन था। तो आप 22 साल यहां के ले लें और 2 साल यहां के ले लें, तो ढंग से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल कितने वर्षों तक का शासन किया, 24 वर्षों का इनका शासन रहा। 322 बीसी से लेके 298 बीसी तक इनका शासन माना जाता है। क्लियर। अभी हम एकदम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जितनी आपके सी और डी ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल में हम बात करेंगे। 222 से 298, 322 से 298 बीसी तक इनका क्या रहा, शासन रहा। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के बारे में, कास्ट के बारे में कुछ अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। जैसे कहा जाए कि भारत में ज्यादातर, प्राचीन भारत के जो राजा हुए वो ज्यादातर क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, इसका कास्ट क्या था, ये किस धर्म को मानता था, इसको लेकर अलग अलग प्रमाण इतिहासकारों के हिसाब से मिलते हैं। जैसे अगर हम बात चंद्रगुप्त मौर्य में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की करें, तो जैन और बौद्ध धर्मों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या माना गया है, क्षत्रिय। कि भाई ये क्या थे, क्षत्रिय। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि जो इनके गुरु थे आचार्य चाणक्य, वो वर्ण व्यवस्था के मतलब पुरजोर समर्थक थे। वर्ण व्यवस्था के नाम पे उनका समर्थन क्या था, सबसे ज्यादा था। और माना जाता था कि पुराने समय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक, ब्राह्मण, शिक्षा या तो ब्राह्मण को देगा या तो किसको देगा, क्षत्रिय को देगा। तो अलग अलग ग्रुप्स में कहीं ये कहा भी गया है कि ये शूद्र थे। लेकिन अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो उसके हिसाब से जो जैन और बौद्ध धर्म की पुस्तकें लिखती हैं, उसके हिसाब से इनको क्या माना जा सकता है, क्षत्रिय। तो आपसे क्या पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में कि जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या माना गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो याद रखिएगा, इन ग्रंथों में से क्या माना गया है, क्षत्रिय माना गया। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं भारत में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किताब है जिसका नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उस पुस्तक में इन्हें क्या कहा गया है, शूद्र कहा गया है। नोट करके लिखते जाइए फटाफट। जैन और बौद्ध ग्रंथों में, जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को, जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है, क्षत्रिय माना गया है। जिसके पीछे का तर्क यह है, फटाफट लिखना, जिसके पीछे का तर्क यह है कि इनके गुरु आचार्य चाणक्य, इसके पीछे का तर्क यह है कि इनके गुरु आचार्य चाणक्य वर्ण व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था के पुरजोर समर्थक थे।
वर्ण व्यवस्था के पुरजोर समर्थक थे। पुरजोर समर्थक होने का मतलब है किसी भी चीज के लिए एकदम कट्टर तरीके से उसे क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। इनके गुरु जो थे वो वर्ण व्यवस्था के क्या थे, पुरजोर समर्थक थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह क्षत्रिय समूह से रहे होंगे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह क्षत्रिय रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा ये बात पॉसिबिलिटी की है, ये बात किसकी है, केवल हम एजम्पशंस लगा रहे हैं कि भाई पुराने समय में शिक्षा लेना या शिक्षा देना काम किसका होता था, ब्राह्मणों का। एक बात बताइए, आप लोगों ने महाभारत में ये पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं से, कि जो परशुराम थे उन्होंने शिक्षा किसको दी, कर्ण को। और बाद में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि भाई तुम किस जाति के हो, तो पता चला कि उन्होंने ये आखिरी में श्राप भी दे दिया कि भाई जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी हो राइट टाइम में आके क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। तो भाई ये सिस्टम वर्ण व्यवस्था में था कि पढ़ने पढ़ाने का अधिकार सबको नहीं था, शिक्षा पाने का अधिकार सबको नहीं था। अब आप इस चीज का मॉडर्न हिस्ट्री में आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जब आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं तो उनके निम्न जाति का होना उनकी शिक्षा व्यवस्था के बीच में कितना बड़ा रोड़ा बना। और कहीं ना कहीं हमने बीच में पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं सुना भी होगा कि जब वो स्कूल जाते थे तो सभी सामान्य बच्चों के सामने उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। उनके लिए व्यवस्था क्या थी, अलग। और ये कोई मैं 500 साल या 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 साल पहले की है। तो सोचो ये कहानी तो हम आज से 2500 साल पहले की पढ़ रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा लेना देना ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण या किसमें होता था, क्षत्रियों में होता था। तो जैन बौद्ध ग्रंथों ने जो कंक्लूजन निकाला है उसके पीछे का तर्क उन्होंने दिया है कि भाई ऐसी ऐसी बात कहीं ना कहीं रही होगी। आगे लिखे, नोट लगा के लिखो। लेकिन कुछ अन्य साहित्यों में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कुछ अन्य साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, कुछ अन्य साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र होने का दावा भी किया गया है। शूद्र होने का दावा किया गया है, जिसमें जिसमें विशाख दत्त द्वारा लिखी गई, जिसमें विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख किताब मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक मुद्रा राक्षस। तो अगर कोई ये पूछे कि क्या केवल मुद्रा राक्षस में ही ये कहा गया है कि ये शूद्र है, उसके अलावा और भी ऐसे साहित्य हैं जिसमें इन्होंने शूद्र या वृसल कहा गया है इन्हें। वृसल का मतलब यहाँ बैल से जो निम्न जाति की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है। लेकिन हम आखिरी में इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, ये किस कास्ट के थे, उसको लेकर साहित्यों के बीच में या इतिहासकारों के बीच में क्या है, एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। और इतिहास की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हर किसी के तर्क को समझ के कहां बढ़ना होता है आगे। यहां तक कहानी क्लियर, चले आगे तो बताएंगे सभी एक साथ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। इनके डायनेस्टी का नाम मौर्य वंश कैसे पड़ा भाई, इनकी मदर मुरा, जिसका संस्कृत में नाम क्या पड़ा, संस्कृत में क्या बोला गया, मौर्य कहा गया। मैडम पानी वानी पीजिए आप, है ना, पानी पीजिए, थोड़ा सांस लीजिए आप, है ना। ये जितनी बार मैं आपको देखूंगा मेरी सांसें कम होती चली जाएंगी, है ना। तो पानी वानी पीते रहिए, बॉटल बगल में ही रखिए आप। मौर्य वंश, ठीक है ना। ये कब से कब तक का शासन रहा इनका, बोलिए। 322 से लेके 298 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। जाति वाति को लेकर जो विवाद था उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम ये बात करते हैं कि भाई मौर्य वंश की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी चाणक्य की सहायता से, उसके पीछे कहानी क्या है। तो मेरे को बहुत भरोसा और विश्वास भी आप लोगों के ऊपर कि आप सबने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि जो नंद वंश के शासक थे घनानंद,
धननंद या धनानंद या धननंद, दोनों नाम उसके हमने लिखे हैं। उन्होंने आचार्य चाणक्य की क्या कर दी भाई, बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, और उन्होंने दरबार में ये कसम खाई कि जब तक नंद वंश का मूल विनाश वो नहीं कर देंगे तब तक वो चुटैया नहीं बांधेंगे अपनी। और दरबार में ही उन्होंने चुटैया खोल दी अपनी। ये पढ़ा है ना हमने। और याद रखिएगा, ये जो कथा मैं आपको बता रहा हूँ, दरबार में चुटैया खोल दी, इसकी भी जानकारी हमें मुद्रा राक्षस पुस्तक से मिलती है। तो जो हम बातें सुनते हैं कि आचार्य चाणक्य ने ये खुद से ही प्रतिज्ञा ली थी कि वह नंद वंश को क्या कर देंगे, वो समाप्त कर देंगे, ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि केवल बातों में हम सुनते हैं। इसका प्रमाण अगर कोई पूछे तो प्रमाण में आप ये बता सकते हैं कि ये स्टोरी बाकायदा कहाँ लिखी हुई है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में लिखी हुई है। तो इतिहास में वैसे भी किसी फैक्ट को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक उसके पीछे का कोई एक ऐसा सोर्स ना हो जिसके बारे में हम कुछ ना कुछ बातें ना कर सके। क्लियर है सभी? तो भाई चाणक्य साहब ने ये ले ली भाई, खुद से उन्होंने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि भाई ऐसा करूंगा। और चाणक्य ठहरे प्रोफेसर, भाई ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अब एक शिक्षक आदमी एक ऐसी डायनेस्टी के राजा से कैसे मुकाबला करे जिसके पास लाखों की सेना है। तो भाई उस शिक्षक को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसके लिए मोहरे का काम करे। भाई टीचर सिखा सकता है, पढ़ा सकता है, तो वो काम किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इतिहास से कहता है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कसार्पण सिक्कों में खरीदा था। जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिले, वास्तव में ये एक ऐसी घटना थी कि आचार्य चाणक्य मगध से कहा जा रहे थे, तक्षशिला, और इंद्रप्रस्थ के जंगलों में, इंद्रप्रस्थ मतलब आज का दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, उन जंगलों में कुछ बच्चे आपस में ही कुछ गेम खेल रहे थे। जैसे बच्चे कई बार खेलते हैं ना, लुका छुपी, चोर सिपाही, दुनिया भर का गेम। तो ऐसे ही कुछ बच्चे आपस में गेम खेल रहे थे। उनमें से चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने हुए थे? राजा बने हुए थे, खेल खेल में ही। और कहते हैं कि उस खेल में जब चाणक्य ने देखा तो उस बच्चे से बड़े प्रभावित हुए कि भाई ये बच्चा ही सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक शिकारी के पास थे। उनकी जो देखभाल है वो कौन कर रहा था? एक शिकारी कर रहा था। तो ऐसा कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उस शिकारी से परचेस किया, खरीदा, कि अब से इसका जो भी हिसाब किताब होगा वो कौन देखेंगे? चाणक्य देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने अपने विजन के लिए एक नए साम्राज्य की स्थापना के लिए कहीं ना कहीं क्या किया, उन्होंने तैयार किया। अब कुछ नोट लगाइए, लिखिए, लिखो, लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखो, इतिहास यह कहता है, यह इतिहास के अनुसार, या ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, जो भी आपको लिखना है। इतिहास यह कहता है कि चाणक्य ने अपने अपमान, अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता, बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, सहायता मत लिखिएगा, बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के खिलाफ प्रयोग किया। नंद वंश के खिलाफ यूज किया और वहां उनकी जीत हुई, और वहां उनकी जीत हुई। और वैसे भी मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुका हूं कि अगर टीचर चाणक्य जैसा हो तो स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य ही होते हैं। लेकिन टीचर की अच्छी बात यह कि उन सभी बच्चों में उन्होंने चुनाव किसका किया? केवल उसी का चुनाव किया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति ही पहचान कर सकता है, और उन्होंने वो पहचान करी। यहां तक कहानी क्लियर है? और ये बात आप केवल याद रखिएगा या चाहे लिख के याद रखिएगा कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देना चालू किया था तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किससे खरीदा था? उन्होंने एक शिकारी से खरीदा था।
उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जिसके पास थे वो एक शिकारी था। तो क्या हम यहाँ ये कह सकते हैं कि शिकारी उनके पिताजी थे? ऐसा नहीं था। वो शिकारी के पास था, कई सारे बच्चे और भी थे शिकारी के पास। शिकारी उन बच्चों का यूज शिकार के लिए करता था, और जो बच्चे शिकार में बड़े महारथी थे उन्हीं बच्चों को शिकारी अपने पास रखता था। और कहते हैं उन सारे बच्चों में सबसे टैलेंटेड कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। 1000 कसारपण सिक्कों का मतलब 1000 सोने के सिक्के। आज के समय आप सोच के देखिए कि 1000 सोने के सिक्कों के बदले में अगर किसे खरीदा जाएगा तो वो चीज कोई नॉर्मल चीज तो होगी नहीं। तो ऐसे साइड में कहीं नोट करके लिख लो, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, ये साइड में लिख लीजिएगा, केवल ऐसे ही नॉलेज के लिए आप लिख रहे हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कसारपण सिक्के के बदले में, 1000 कसारपण सिक्कों के बदले में शिकारी से खरीदा। ठीक। अब देखो, कुछ कहानी और समझो, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे की कहानी ये है बेसिक, कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ट्रेंड किया, कि भाई उसे शिक्षा दी गई कि भाई तुम्हें कैसे युद्ध करना है, क्या करना है, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य कोई राजा का बेटा तो है नहीं कि उसके पास अपनी खुद की सेना है। अगर इसे नंद वंश के खिलाफ यूज किया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को, तो भाई सीधी सी बात है कि नंद वंश के पास अपनी खुद की क्या है? सेना है। और अकेले दम में चंद्रगुप्त मौर्य कितने भी महारथी क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो इतनी बड़ी सेना से अकेले मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी सेना बनाई वो उन लोकल लड़कों की सेना थी जो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर उनके साथ जुड़े थे। बहुत सारे विदेशी इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है, कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो किसकी सेना थी? डाकुओं की सेना थी। और ऐसे छटे हुए लोग छांटे गए थे जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा रखा था, अपनी सेना में रखा था। तो कई बार ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना किसने कहा था? ये नोट करके लिखो अलग से कहीं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं की सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना किसकी सेना थी? ये डाकुओं की सेना थी। किसने कहा है भाई? जस्टिन ने, एक विदेशी इतिहासकार है जस्टिन। कई सारे विदेशी इतिहासकार मिलेंगे, जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, कई सारे नाम मिलेंगे अभी धीरे धीरे। लेकिन जस्टिन याद रखिएगा, जस्टिन बीबर वाला जस्टिन है ना। कुछ याद ना हो तो कम से कम ये जरूर याद रख लीजिएगा। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इतिहासकारों ने किसकी सेना को डाकुओं की सेना कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, या और कोई नाम जोड़ दिया गया। किस्मत जब बहुत अच्छी होती है तो इतिहासकार का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत बुरी किस्मत होगी तो पूछ लिया जाएगा। तो हुआ क्या कि भाई इन्होंने इनको ट्रेन किया, और ऐसा कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी ही शिक्षा पाकर वो तैयार हो गए। उनको लगने लग गया कि वो कहाँ अटैक कर सकते हैं? नंदवंश के ऊपर। चाणक्य ने हालांकि शुरुआत में इन्हें मना भी किया कि शायद अभी ऐसा लग रहा है कि तुम नंदवंश से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब नया जोश, नया खून है ना। ये मतलब ऐसे मान लो कि यशस्वी जायसवाल हो गए, और एक बार गलती से इन्होंने मिचेल स्टार्क को क्या बोल दिया कि तुम्हारी बॉल बहुत धीरे, फिर जो धागा खोला उसने, सिल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। आवाज तो चलो कम से कम खाता भी खुल गया, नहीं उसकी भी उम्मीद कमी थी। तो जब अपने बड़े कुछ अपने को बता रहे हो तो थोड़ा अपने को सुनना भी चाहिए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके ऊपर हमला कर दिया? नंदवंश के ऊपर हमला किया। और ऐसा कहते हैं कि ये पहले हमला है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ किया? नंदवंश के राजा गणानंद के खिलाफ। और ये सीधा हमला कहां हुआ? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र मतलब मगध की राजधानी, सेंटर पे सीधा हमला हुआ। और इस हमले का नंदवंश की सेना ने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया।
भयंकर मारे गए चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब दौड़ा दौड़ा के मारा गया इनको। और जो इनके साथ गए थे वो भी कुटे। वो तो अच्छा है कि ये नहीं गए, कि पिछली बार चुटैया खुली थी, इस बार उम्मीद है कि वो बचती ही नहीं। तो याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर लिया, है ना। कई बार ऐसा लगता है हमें कि एक आधा सब्जेक्ट में हमें मजा आने लग गया, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगने लग गया, दो चार चीजें याद हो गई और एकदम कसम खा ली हमने कि अब तो यूपीएससी निकालेंगे, फॉर्म भर दिया, पेपर दे के आए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई हमें कि नहीं नहीं, अभी 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 कांस्टेबल है ना, उसके बाद बात की जाएगी उस मुद्दे पे, है ना। और बाद में कहा भी गया चाणक्य के द्वारा कि भाई तुम्हें सेंटर पर हमला नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने वो खिचड़ी सिद्धांत भी सुना होगा, बड़ा फेमस सिद्धांत है कि चाणक्य ने इसी बात को समझाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को वो गरम खिचड़ी भी परोसी। और चाणक्य ने जब ये कहा कि तुम एक काम करो, इस खिचड़ी को तुम कहां से खाओ, सेंटर से, तो चूंकि गर्म थी खिचड़ी वो, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा भी कि शायद गुरुदेव दिमाग खिल गया है आपका, अगर बीच से खाऊंगा तो जल जाऊंगा मैं। किसी भी गर्म चीज को किनारे से अगर खाया जाए तो धीरे 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 पूरा खाया जा सकता है। तो चाणक्य ने कहा भाई मैं यही तो तुम्हें समझा रहा था कि तुमने हाथ कहां डाला, एकदम सेंटर में। वो तो अच्छा है कि तुम जले हो, भुने नहीं हो। इसलिए मगध जैसे बड़े साम्राज्य को, या नंद वंश जैसे बड़े साम्राज्य को जिसके पास इतनी विशाल सेना है, उसको आप सेंटर में जाके नहीं हरा सकते हो। उसके लिए आपको किनारे से हमला करना होगा और धीरे धीरे आपको किधर की ओर बढ़ना होगा, सेंटर की ओर। अब एक नोट लगाइए, लिखिए। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के खिलाफ या घनानंद के विरुद्ध आचार्य चाणक्य के साथ साथ घनानंद के विरुद्ध आचार्य चाणक्य के साथ, या आचार्य चाणक्य के साथ साथ राजा पर्वतक की सहायता भी ली थी। राजा पर्वतक, पहाड़ी क्षेत्रों का राजा पर्वतक, मतलब इस पे उनकी हेल्प चाणक्य ने तो की ही थी। चाणक्य ने इस बात को भी समझाया था कि तुम आसपास के राजाओं की भी क्या लो, हेल्प लो, और उसके सहायता से कहीं ना कहीं ये काम हो सकता है। तो 322 बीसी में जो युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य फिर बाद में जीते, उसमें याद रखिएगा कि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक किंग भी थे जिनका नाम क्या था, पर्वतक था। और बाद में जाके इन सब मेल जोल करते हुए इन्होंने घनानंद को क्या कर दिया, हरा दिया। तो बताइए, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ सीखें तो हम ये सीख सकते हैं कि भाई एकदम सेंटर से स्टार्ट नहीं, है ना, नहीं, नंदवंश जैसा कभी भी साम्राज्य नहीं हराया जा सकता है। तो पीटी का एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के लिए किसकी मदद ली थी। तो चूंकि हमारे दिमाग में रहता है कि आचार्य चाणक्य ने मदद करी है, लेकिन वहां ऑप्शन ऑप्शन में चाणक्य के अलावा भी बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो वहां राजा पर्वतक का नाम हमें याद रखना है कि राजा पर्वतक की सहायता से उन्होंने घनानंद को क्या कर दिया था, हरा दिया था। कहानी क्लियर है यहाँ तक सभी को? चले। और घनानंद को हराने के बाद घनानंद का क्या हुआ, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि घनानंद को हराने के बाद एक रथ में, एक बैलगाड़ी में जितना सोना चांदी आ सका उतना भर के घनानंद को क्या कर दिया गया, विदा कर दिया गया। और कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि भाई युद्ध मैदान में ही घनानंद को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। लेकिन वो हमारी कहानी का मेन मुद्दा नहीं है। हमारी कहानी का मेन मुद्दा यह है कि 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा दिया, घनानंद को। और इनको हराने के बाद वो मगध की गद्दी में क्या हुए, बैठे। नोट लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके, घनानंद को हरा के उनकी पुत्री दुर्धरा से विवाह किया था। ये नाम याद रखिएगा। किससे? दुर्धरा। ये इतिहासकारों के द्वारा बड़ा चर्चित नाम है, याद रखिएगा इसे। दुर्धरा
दूध धारा सुना है? उसका थोड़ा शॉर्ट टर्म, किससे विवाह किया था भाई उन्होंने? दुर्धरा से शादी करी थी। बोले सर ये कैसे हो गया, अभी तो लड़ाई हो रही थी, तो शादी कैसे हो गई? तो पुराने समय के नियम कानून है, युद्ध के बाद जो संधियां होती थी, संधि के तहत हारे हुए राजा के द्वारा जीते गए राजा के तौर पे प्रस्ताव में कई सारी बातें रखी जाती थी। तो कहते हैं यही वो कहानी थी जहां दुर्धरा मैडम इनके जीवन में आई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर पूछा जाए कि पहली पत्नी का नाम क्या था, क्या बताएंगे? दुर्धरा। किसकी पुत्री थी बोलो ये? घनानंद की पुत्री थी। और याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, वो दुर्धरा से ही उनका बेटा था, ठीक है ना। मौर्य वंश का जो उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, उसकी माता कौन थी? दुर्धरा ही उनकी माता थी। हालांकि उनको लेकर भी एक बड़ा विवाद चलता है, बहुत सारी कहानियां आपने दुर्धरा जी के बारे में सुनी होंगी कि जब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करते थे, जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थे, तो थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। इसको खाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को, ताकि उनका इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया हो जाए कि अगर गलती से भी किसी ने जहर वहर खिला दिया तो कोई असर ना पड़े। एक समय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर इतना जहरीला हो गया इन सबसे। ये केवल ऑर्थोडॉक्स कहानियां, ठीक ना, इनके मतलब जो प्रमाणिक मुद्दे हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट इसमें बनते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब दुर्धरा गर्भवती थी, मतलब प्रेगनेंसी वाले स्टेज में थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उन्होंने जूठा खा लिया। प्रेम भाव में खा लिया होगा भाई, ठीक है, कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, ऐसा हो गया होगा। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य का उन्होंने जूठा खाया तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का इम्यूनिटी इतनी खतरनाक हो गई थी कि उनके खाने में क्या हो गया? पॉइजन। और जब दुर्धरा ने वो खाना खाया तो उस खाने के साथ पॉइजन कहां चला गया? बॉडी में। और जब वो जहर शरीर के अंदर गया तो बड़ी समस्या कि भाई अब क्या, दुर्धरा अगर गई तो फिर उत्तराधिकारी ये जो कुछ भी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं आचार्य चाणक्य ने दुर्धरा का पेट काट के बच्चे को निकाल लिया, क्योंकि उनका मानना था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला उत्तराधिकारी यही। और कहते हैं जब वो बच्चा निकाला गया पेट काट के दुर्धरा का, उसके माथे में जहर की एक बूंद थी। उसके माथे में जहर की क्या लगी हुई थी? एक बूंद लगी हुई थी, एक ड्रॉप जैसा कुछ लगा हुआ था। और कहते हैं वहीं से नाम क्या आया? बिंदुसार नाम आया। तो मौर्य वंश को लेकर इतनी सारी कहानियां हैं कि हम हर 10 मिनट में उत्तेजित होते हैं, और हमें हर 10 मिनट में लगता है कि यार नहीं, एकदम खतरनाक ही मुद्दा है कुछ यहाँ का। तो बस याद रखिएगा हमारे हिस्ट्री के लिए जो जरूरी है वो ये कि घनानंद की जो पुत्री थी दुर्धरा, वो इनकी क्या बनी? पहली पत्नी बनी। नोट करके लिख लीजिए। इन्हीं से या इनसे ही मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी बिंदुसार प्राप्त हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि दुर्धरा ने बिंदुसार को जन्म दिया, क्योंकि कहानी कुछ अलग है। तो दुर्धरा मैडम जो थी, उनसे ही मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ है। ठीक, कहानी में आगे बढ़े तो बताइए गद्दी में कौन बैठ गए? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? चाणक्य को। चाणक्य को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम किसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता था? चाणक्य की मर्जी के बिना। और यही कहानी धीरे धीरे कहां बढ़ती है? आगे। अब इस कहानी में ट्विस्ट कब आया